हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरली टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपका 40 रुपए पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट से नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरली टाइम्स अप टू सी 300 सीई। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन और आंसर है, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा ये पीडीएफ रहने वाला है, तो ये पीडीएफ में इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसी जो ये 10 क्वेश्चन है, इसी 10 क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया, एग्जामाइन द इंपोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसका जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है, उनका क्या महत्व था, उनकी क्या इंपोर्टेंस थी। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द सातवाहंस। यानी कि जब हमारे सातवाहन का दौर था तो उस समय सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हमसे 2 चीज पूछी गई है। फर्स्ट तो साहित्यिक स्रोतों का मैथ, और सेकंड राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास सातवाहनों के समय में। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एंसेंट हिस्ट्री
इज considered incomplete without literary sources। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्गठन है वो साहित्यिक स्रोतों के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप कल्पना कीजिए अगर आज से हजारों साल बाद कोई इतिहासकार हमारे समय को समझाना चाहे तो वह हमारी किताबें, अखबार, कविताएं और लेख देखेगा, है ना? जी हाँ, ठीक इसी तरीके से जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों के पास जो सबसे बड़ा सहारा था वो थे हमारे साहित्यिक स्रोत। तो स्टूडेंट जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि वो एक समाज, एक तरीके से हमारा धर्म, एक और संस्कृति और आम लोगों के जीवन की पूरी तस्वीर है। तो यही जो तस्वीर है ये देखने को मिलता है हमें वैदिक, बौद्ध, जैन और लौकिक साहित्य से। तो स्टूडेंट ये केवल हमारे धार्मिक जीवन को ही नहीं बल्कि जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है उसको भी दिखाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम समझेंगे कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और जो सातवाहन है वो इस काल का था क्योंकि इसमें दक्कन क्षेत्र में सशक्त राजनीतिक सत्ता के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले स्रोतों का महत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो महत्व आता है वो आता है इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक इतिहास की जानकारी को लेकर। तो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण टेक्स्ट, पुराणेज, बुद्धिस्ट त्रिपिटका एंड जैन आगम्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डायनेस्टिक्स, जनपद, किंगडम्स, वॉर्स एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट जब हमें यह जानना होता है कि किस काल में कौन सा राजा था, किस वंश ने शासन किया या कौन से युद्ध लड़े गए, तो यहाँ पर जो हमारे पुराण हो गए, जो हमारी वैद संहिताएं हो गई, जो बौद्ध त्रिपिटक हो गए या जो जैन आगम हो गए, तो ये सभी हमारी सहायता करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें जो पुराण है उसमें सातवाहनों शासकों की जो वंशावली है वो हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि दक्कन क्षेत्र में किस प्रकार से एक संगठित राजनीतिक सत्ता विकसित हुई थी। यानी कि जो साहित्य इतिहास की रीढ़ है वो बन जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक इतिहास की जानकारी। सेकंड हमारा आता है डिपिक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का चित्रण। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन के चित्रण के बारे में। तो लिटरेरी टेक्स्ट डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट अब आप सोचिए अगर हमें यह जानना हो कि उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और व्यापार कैसे करते थे, तो इस सभी का उत्तर जो मिलता है वो हमें साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है। तो स्टूडेंट जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ होते हैं इनमें हमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शहरीकरण का विवरण ये सभी देखने को मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में हमें जानकारी मिलती है व्यापारिक संघों की, व्यापारिक मार्गों की और शहरी जीवन की। तो स्टूडेंट इससे स्पष्ट होता है कि जो सातवाहन काल था वो इसी में व्यापार और अर्थव्यवस्था काफी उन्नत हो चुकी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का चित्रण। इसके बाद थर्ड हमारा आता है नॉलेज ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास का ज्ञान। तो लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मण, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यानी कि स्टूडेंट जो साहित्यिक स्रोत है वो हमें ये भी बताते हैं कि लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो जो हमारे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म के विकास की जानकारी है वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो बौद्ध और जैन धर्मों से हमें यह पता चलता है कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था और इसी के साथ ही बौद्ध धर्म को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो यही दर्शाता है कि उस काल में जो धार्मिक सहिष्णुता है वो भी उस समय बढ़ी हुई थी। तो स्टूडेंट इन सभी का जो उल्लेख है वो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो यही थे हमारे कुछ महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर द सातवाहन, यानी कि सातवाहनों के अधीन राजनीतिक विकास को लेकर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला विकास आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता। तो द सातवाहन एस्टैब्लिश एंड ऑर्गेनाइज एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डीसीन, यानी कि स्टूडेंट जो सातवाहन थे उन्होंने दक्कन क्षेत्र में एक मजबूत और एक स्थायी शासन व्यवस्था स्थापित करी थी। तो इसमें जो राजा था वो स्वयं को धर्म का रक्षक और जो
का संरक्षक है वो इसको माना जाता था। तो यहाँ पर जो राजा था उसको धर्म का संरक्षक और प्रजा का संरक्षक कहा जाता था। तो प्रजा कल्याण पर भी इसमें बल दिया गया था। सेकंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था। लिटरेरी एविडेंस सजेस्टेड दैट ऑफिसर सच एज अमात्य एंड महामात्य वर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द सातवांश पीरियड। यानी कि स्टूडेंट जो साहित्यिक साक्ष्य है उनसे हमें यह भी पता चलता है कि इस काल में आमात्य महामात्र जैसे ये जो पद थे ये चलते थे। तो गांव स्तर पर एक प्रशासनिक नियंत्रण था जो कि एक संगठित राज्य व्यवस्था को भी दर्शाता था। तो ये तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी। थर्ड हमारी आती है स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन पॉलिसीज यानी कि विदेशी शक्तियों से संघर्ष। तो लिटरेरी एंड पुरानिक रेफरेंस इंडिकेट दैट द सातवांश रेसिस्टेड शका एंड ग्रीक पावर्स एंड द मेंटेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। यानी कि जो पुराण और अन्य ग्रंथ हो गए उनसे हमें यह भी पता चलता है कि जो सातवाहन थे उन्होंने शक और यूनानी शक्तियों का विरोध किया और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सातवाहनों के अधीन राजनीतिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द सातवाहन्स यानी कि सातवाहनों के अधीन सांस्कृतिक विकास को लेकर। तो चलिए सांस्कृतिक विकास को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विकास आता है वो आता है रिलीजियन टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। तो द सातवाहन रूलर्स वर रिलाइजिंग टॉलरेंट दे ग्रांटेड डोनेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड आल्सो प्रोटेंडेड बुद्धिस्ट वार्न्स एंड सूतपास। यानी कि स्टूडेंट जो सातवाहन शासक थे वे धार्मिक रूप से आप उन्हें उदार या सहिष्णु भी कह सकते हो क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, बुद्ध विवारों और स्थापकों का संरक्षण किया। तो ये एक सामाजिक समस्या का प्रमाण भी माना जाता है। तो ये धार्मिक सहिष्णुता थी। सेकंड हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि कला एवं स्थापत्य का विकास। तो लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन आर्ट सेंटर्स सच एज अमरावती एंड नागुरकोंडा। तो स्टूडेंट जो हमारा साहित्यिक परंपरा था जो बौद्ध साहित्य था उसमें अमरावती और नागुरकोंडा जो था इन ये जो कला केंद्र थे इन सभी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये जो केंद्र थे ये सातवाहन काल की उन्नत कला और स्थापत्य परंपरा को दर्शाते हैं। तो संस्कृति उन्नति को भी ये दिखाते हैं। तो यही थे हमारी कला एवं स्थापत्य का विकास। इसके बाद थर्ड हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि भाषा एवं साहित्य का विकास। तो प्राकृत लैंग्वेज रिसीव पैट्रोन यानी कि स्टूडेंट जो हमारी इस जो हमारा ये काल था सातवाहनों के समय का, इस समय जो हमारी प्राकृत भाषा थी उसको संरक्षण मिला और साहित्यिक जन भाषा में भी इसको लिखा गया जिससे कि जो आम लोगों तक इसके विचार थे वे पहुंच सके। तो शासकों ने साहित्यिक सर्जनों को प्रोत्साहित किया जिससे कि जन भाषा में साहित्य का विकास भी होने लगा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सातवाहनों के अधीन सांस्कृतिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट बिकम्स क्लियर दैट लिटरेरी सोर्सेज आर द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे साहित्यिक स्रोत है वे प्राचीन इतिहास के पुनर्गठन में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। तो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम सातवाहनों काल का जो राजनीति थी उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो सांस्कृतिक उन्नति थी और जो सामाजिक जीवन था उसको हम समझ पाते हैं। तो सातवाहनों ने ही दक्कन में न केवल राजनीतिक स्थिरता स्थापित करी बल्कि जो धार्मिक सहिष्णुता है, कला है, जो साहित्य है, उन सभी को भी एक नई दिशा प्रदान करी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत है उनके बिना जो प्राचीन भारत और सातवाहन काल है उसका इतिहास अधूरा माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलोथिक कल्चर्स यानी कि पूरा पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषता क्या है वे हमें बतानी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एनालाइज द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि जो पूर्व वैदिक काल है उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि स्टूडेंट जो हमारा
हजारों साल पहले का समय था। उस समय ना कोई शहर था, ना कोई सड़कें थी और न ही कोई राजमहल। तो इंसान जंगलों में रहता था, पत्थरों से औजार बनाता था और भोजन के लिए पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। तो यही जो समय था, ये था मानव इतिहास का सबसे शुरुआती दौर, जिसे हम पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण संस्कृति या पूर्व वैदिक काल के रूप में भी देखते हैं। तो स्टूडेंट, फिर धीरे धीरे इंसान ने सोचना सीखा, समाज बनाया, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझा, तो उसे फिर हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल। तो स्टूडेंट, जो हमारा पूरा पाषाण समय था, ये हमारा ऐसा चरण था जिसमें मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल था, उसमें जो मानव समाज था स्टूडेंट, वो हमारा एक तरीके से राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संगठन की दिशा थी। तो ये तो हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा प्रस्तावना हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलोलिथिक कल्चर्स, यानी कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो चलिए मुख्य विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहला था मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि आजीविका के साधन क्या समय थे उस समय। तो स्टूडेंट, पैलोलिथिक ह्यूमंस वर हंटर्स एंड फूड गैथरर्स, यानी कि जो पूरा पाषाण काल का जो इंसान था, वो न तो किसान था और न ही व्यापारी। तो वो क्या था? तो स्टूडेंट, वो था एक शिकारी, या आप उसको खाद्य संग्रह करता भी कह सकते थे, जो कि जंगलों का से जंगली जानवरों को शिकार करता था और जंगलों के जो फल, कंद मूल होते थे, इन सभी को खाता था। यानी कि जीवन पूरी तरीके से, उस समय का जो जीवन था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। तो यही उनके आजीविका थी। सेकंड आता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि औजार और तकनीक को लेकर। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द पीरियड वाज द यूज ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स, यानी कि स्टूडेंट, इस काल की जो सबसे बड़ी पहचान थी वो थे पत्थर के अपरिष्कृत औजार। तो जैसे कि आप देखें, हाथ कुठूर हो गया, खुरचनी हो गया, फलक हो गया, तो इन औजारों से ही वह अपना शिकार करता था और अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग करके अपनी रक्षा भी करता था। तो यही था औजार एवं तकनीक। थर्ड आता है हैबिटेट एंड लाइफ स्टाइल, यानी कि निवास एवं जीवन शैली को लेकर। तो ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, रॉक शेल्टर्स और ओपन प्लेन्स, यानी कि स्टूडेंट, जो पूरा पाषाण मानव था वो गुफाओं में रहता था, चट्टानों की आड़ लेता था और खुले मैदानों में जीवन बिताता था। तो उसका जो जीवन था वो घुमंतु न होकर बल्कि स्थायी घरों की उस समय कोई अवधारणा नहीं थी। तो स्टूडेंट, आप कह सकते हैं जैसे आज का जो जीवन है वो आप तरीके से, एक तरीके से आप स्थायी निवास वाला जीवन कह सकते हैं। लेकिन जो उस समय का जीवन था वो कोई स्थायी निवास, उनका कोई घर नहीं होता था। वे किसी भी गुफा में, किसी भी चट्टानों की आड़ में और किसी भी खुले मैदान में रह लेते थे। तो उस समय जो व्यक्ति होता था वो एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में, जल की तलाश में, शिकार की तलाश में घूमता ही रहता था। फोर्थ हमारा आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन। तो सोसाइटी वाज वेरी सिंपल, पीपल लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लाइफ डिपेंडेड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि स्टूडेंट, जो समाज था उस समय का वो बहुत ही सरल माना जाता था, क्योंकि उस समय छोटे छोटे समूह थे और आपसी सहयोग बढ़ा हुआ था। तो उस समय कोई भी वर्ग या कोई भी राज्य नहीं होता था। तो यही मानव समाज की सबसे पहली शुरुआती व्यवस्था मानी जाती है। तो यही थी हमारा पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द ईयरली वैदिक पीरियड, यानी कि पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर। तो चलिए राजनीतिक परिस्थितियां भी देख लेते हैं उस समय की। तो अब समझते हैं कि जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा तो जो समाज था वो भी थोड़ा संगठित होने लगा। तो सबसे पहला था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक संगठन। तो इन द ईयरली वैदिक पीरियड ए ट्रिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस वाज प्रिविलेंट, यानी कि स्टूडेंट, जो हमारा पूर्व वैदिक काल था उसमें जो शासन व्यवस्था थी वो थी जनजातीय। तो जो राजा होता था वो ही जनजाति का प्रमुख होता था और राजा कोई भी निरंकुश शासक या वंशानुगत नहीं था, बल्कि वो एक समाज का रक्षक माना जाता था। तो ये तो उस समय हमारे राजनीतिक संगठन थे। सेकंड, अगर हम बात करें सभा एंड समिति की, तो सभा और समिति कॉमन पीपल प्लेड ए रोल इन गवर्नेंस, यानी कि जो सभा और समिति थी वो था एक तरीके से आप जनमत कह सकते हो। तो इस काल की जो सबसे रोचक बात थी वो था राजा अकेले निर्णय नहीं लेता था, बल्कि जो सभा और समिति थी उस सभी संस्थाओं के माध्यम से वो निर्णय लेता था। तो ये जो संस्था होती थी इनमें जो जनता की भागीदारी है वो आम जनता की भागीदारी होती थी। तो इसे हम लोकतांत्रिक तत्वों की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो यही थी हमारी पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक परिस्थितियां।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ईयरली वैदिक पीरियड, यानी कि पूर्व वैदिक काल की जो सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन की, तो सोसाइटी वाज रिलेटिव एल्गिथ्रम, द वर्ण सिस्टम वाज नॉट रिगिड एंड सोशल मोबिलिटी एक्साइटेड। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा पूर्व वैदिक समाज था वो अपेक्षाकृत समानतावादी था। उसमें वर्ग व्यवस्था जो थी और जो आप वर्ण व्यवस्था अगर आप आज के समय में देखें या पहले जो हमारा पूरा पाषाण काल के बाद की जो वर्ण व्यवस्था थी वो थोड़ी कठोर हो गई थी। यानी कि जो इस समय की वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे सिर्फ काम के विभाजन के लिए की गई थी। तो वर्ण व्यवस्था भी कठोर नहीं थी और सामाजिक गतिशीलता भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी उनका सम्मानजनक स्थान था और शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें भागीदारी मिलती थी। तो ये तो उस समय का सामाजिक जीवन था। सेकंड अगर हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन की, तो द इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन द पोस्ट रियलिज्म एंड ईयरली फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी ऑब्जर्व। यानी कि स्टूडेंट जो अर्थव्यवस्था थी वो उसका आधार था इस समय पशुपालन या कृषि। तो स्टूडेंट इस काल की जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो था पशुपालन। गाय को यहाँ पर धन का प्रतीक माना जाता था और कृषि का प्रारंभिक रूप भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो इस समय पर कोई भी आप ध्यान रखिएगा, इस समय पर कोई भी मुद्रा नहीं चली थी, बल्कि जो हमारी विनिमय प्रणाली था, जो हमारा बार्टर सिस्टम था वो प्रचलित था। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? बार्टर सिस्टम हमारा होता है जैसे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की लेन देन, तो इसको ही हम विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यही तो हमारा उस समय का आर्थिक जीवन। थर्ड अगर हम बात करें रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक विश्वास के बारे में, तो फोर्सेस ऑफ नेचर वाज वर्शिप्ड, द वर्शिप ऑफ डिटाइज वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि स्टूडेंट जो धार्मिक जीवन था वो बहुत ही सरल माना जाता था, क्योंकि इस समय जो प्रकृति की शक्ति थी उनकी पूजा की जाती थी और जो हमारे देवता थे उनको इंद्र, अग्नि और वरुण के रूप में देखा गया था। तो जो धर्म था वो सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। तो स्टूडेंट यही था उस समय का धार्मिक विश्वास। तो यही थी हमारी पूर्व वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं पैलेओलिथिक कल्चर्स फॉर्मेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा पूरा प्राचीन संस्कृति थी वो हमारे मानव सभ्यता की एक आधारशिला थी, जहां से जो इंसान था उसने जीवन जीने की शुरुआत करी। इसी के बाद ही जब हमारा पूर्व वैदिक काल यानी कि जो हमारा ये वैदिक पीरियड था उसमें राजनीतिक संगठन बने, सामाजिक संरचना और आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। तो इसीलिए जो ये दोनों काल है both periods are essential for understanding the evolutionary process of human history and clearly reflected intel genre of the Indian history। यानी कि इन दोनों कालों ने ही मिलकर जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसकी नींव रखी, जो कि आगे चलकर एक महान और संगठित समाज का निर्माण करती है। तो यही था हमारे छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है राइट एन एंसे ऑन द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द हड़प्पन्स। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे उनके समाज एवं धर्म के बारे में बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया व्हाट फैक्टर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण है वे हमें बताने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे दो चीज पूछे गई है, समाज एवं धर्म और पतन के कारण। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ए हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया। यानी कि जो आप कल्पना कीजिएगा एक ऐसे शहर की जहां पर जो सड़कें थी वे तो सीधी हो, घर पक्की ईंटों के बने हो और हर घर से पानी की निकासी की व्यवस्था हो। तो ये कोई हमारा आधुनिक शहर नहीं था, बल्कि ये हमारा आज से लगभग 4500 साल पहले जो पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी उसकी बात थी। तो ये जो सभ्यता थी स्टूडेंट, ये सिर्फ ईंट और इमारतों की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे था हमारा एक सामूहिक जीवन समाज का, उनके धार्मिक विश्वास और अंत में एक रहस्यमय पतन। तो स्टूडेंट ये जो सामाजिक धार्मिक संरचना थी यही आगे चलकर हमारी जो सभ्यता है उसकी स्थिरता एवं अंततः उसके पतन से भी जोड़ी दिखाई देती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा
मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पा यानी कि हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन को लेकर। तो सबसे पहले उनका सामाजिक जीवन देखेंगे तो हड़प्पा समाज स्टूडेंट पूरी तरीके से नगर आधारित था यानी कि क्लास डिवीजन था। तो वर्ग विभाजन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सोसाइटी क्लियरली कॉन्सिडर्ड ए रूलिंग क्लास, मर्चेंट क्लास, एस्टियंस क्लास एंड लेबरिंग क्लास। यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा समाज था वो पूरी तरीके से नगर आधारित था और इसमें समाज में मुख्य वर्ग जो थे वे थे हमारे शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये जो चार वर्ग थे ये मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो उच्च स्थान पर जो बने मकान थे वे उच्च वर्ग की ओर संकेत करते थे। तो स्टूडेंट यानी कि यहाँ पर जो उच्च स्थान पर जो मकान होते थे वे उच्च वर्गों के होते थे और जो नीच स्थान पर मकान होते थे वे हमारे नीच वर्गों के होते थे। तो ये तो उस समय का हमारा वर्ग वर्ग विभाजन था। सेकंड अगर हम बात करें अर्बन लाइफ यानी कि नगरीय जीवन की, तो सोसाइटी वाज कंप्लीटली अर्बन इन नेचर। हाउसेज मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, स्ट्रेट रोड्स एंड द एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड एविडेंस और एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी उस समय का उन्नत नगर योजना, यानी कि जो समाज था वो पूर्णतः नगरीय था। तो इस समय जो सड़कें थी वे सीधी थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी और जल निकासी की जो अद्भुत व्यवस्था है वो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो यही दर्शाता है कि समाज अनुशासित और संगठित भी था। तो यही था हमारा नगरीय जीवन। थर्ड हमारा आता है क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट्स यानी कि वस्त्र एवं आभूषण को लेकर। तो कॉटन गारमेंट्स वर यूज इन सोसाइटी, बोथ मैन एंड वुमेन वर ऑर्नामेंट्स इंडिकेटिंग सोशल प्रोस्पेरिटी। यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा वासी थे वे सूती वस्त्र पहनते थे और जो आभूषण होते थे, जो आपके आज के समय में आप नेकलेस की बात करते हो, तो उस समय पर जो पुरुष और स्त्री थे वे दोनों ही आभूषण पहनते थे। तो इससे जो समाज की आर्थिक समृद्धि है उसका भी हमें पता चलता है। फोर्थ हमारा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधियां। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड क्राफ्ट फॉर्मर द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि स्टूडेंट हड़प्पा समाज की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प उद्योग। तो दूर दूर तक व्यापार होता था और ये समाज को स्थिर बनाए रखने का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिलीजन लाइफ ऑफ द हड़प्पा यानी कि हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन। तो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस यानी कि मार्त देवी की पूजा को लेकर। तो द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस वाज प्रिवेंट इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वाज कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी। यहाँ पर जो मातृ देवी थी वो थी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक। तो मातृ देवी की पूजा इस समय बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती थी। सेकंड हमारा आता था एनिमल वर्शिप एंड नेचर वर्शिप यानी कि जो एविडेंस ऑफ पशुपति फॉर्म्स एंड द वर्शिप ऑफ ट्रीज, वाटर एंड फायर इज फाउंड। यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा इस समय था वो हमारा एक तरीके से जो धर्म था वो था प्रकृति आधारित। तो पशुपति जैसी आकृतियां हमें इसमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट इससे हमें यह संकेत मिलता है कि वे प्रकृति को ईश्वर के रूप में मानते थे। तो जैसे वे वृक्ष, जल, अग्नि हो गई, इन सभी की पूजा भी करते थे। तो यही था हमारा पशु पूजा एवं प्रकृति पूजा। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सुपरस्टिशंस एंड टैंट्रिक बिलीफ्स यानी कि अंधविश्वास एवं तांत्रिक विश्वास। तो एमुलेट, सील्स एंड सिंबॉलिक फिगर पॉइंट टुवर्ड्स रिलीजन, बिलीफ एंड फेथ। यानी कि जो ताबीज थे, जो मुहूर्त थे, जो प्रतीक चिन्ह थी, वे सभी दर्शाते हैं कि हड़प्पा वासी जो तंत्र था वो अंधविश्वास में भी विश्वास रखता था। तो स्टूडेंट यही था हमारा हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो स्टूडेंट अब हम समझ लेते हैं कि जो इतनी विकसित सभ्यता थी इसका पतन क्यों हुआ। तो स्टूडेंट इसके पीछे कोई भी एक कारण नहीं था, इसके पीछे हमारे बहुत सारे अनगिनत कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। तो चेंजेस इन रिवर कोर्सेज, रिपीटेड फ्लोड्स एंड अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉय सिटीज एडवर्सली अफेक्टिंग ऑफ द सोशल सिस्टम। यानी कि स्टूडेंट जो सबसे पहला कारण था वो था प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नदियों की दिशा में परिवर्तन हो गया था, बार बार बाढ़ आ रही थी, भूकंप आ रहे थे, जिससे कि जो नगर थे वे खत्म हो चुके थे और जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था। तो इससे जो सामाजिक व्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई। तो सबसे पहला कारक तो हमारा प्राकृतिक आपदा था। सेकंड कारक है हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी कि आर्थिक पतन को लेकर।
तो द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेड रिपोर्ट्स वीकनेड द इकोनॉमिक बेस लीडिंग ऑफ द लॉस एंड सपोर्ट ऑफ फॉर सोशल एंड रिलीजन इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो व्यापारिक मानते हुए टूट गए थे, जिससे कि जो बाहरी व्यापार था वो बहुत ही कम हो गया था। तो आर्थिक आधार कमजोर होने लगा, जिससे कि जो समाज की स्थिरता और धर्म को संरक्षण देने वाली जो शक्ति थी वो समाप्त होने लगी। तो ये था आर्थिक पतन। थर्ड हमारा था इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि पर्यावरणीय परिवर्तन। तो डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज रिडक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन सोशल इम्बैलेंस। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा वनों की कटाई थी, जो जलवायु परिवर्तन थी और कृषि उत्पादन में कमी थी, इससे जो हमारा सामाजिक असंतुलन है वो उत्पन्न हुआ और भोजन का संकट भी उत्पन्न हुआ, जिससे कि जो अकाल था वो पड़ गया था। फोर्थ हमारा आता है सोशल एंड रिलीजन डिग्रेडिटी, यानी कि सामाजिक धार्मिक कठोरता। तो पॉसिबिलिटी रिलीजन ट्रेडिशंस बिकम रिगिड प्रिवेंटिंग सोसाइटी फ्रॉम अडॉप्टिंग ऑफ टू न्यू चेंज। यानी कि स्टूडेंट जो संभावना है वो यही मानी जाती है कि जो धार्मिक परंपराएं है वे जड़ गई होगी और समाज नए परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाया। तो ये पतन का अंतिम कारण भी माना जाता है। तो स्टूडेंट आपसे अगर कोई पूछे एक वर्ड में, यानी कि आपसे कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन किस कारण से हुआ था, तो इसमें जो सबसे आपका रेलिवेंट या सबसे सही जो माना जाता है वो माना जाता है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा आपको लिखना है अगर आपसे वन वर्ड में पूछे। लेकिन अगर आपसे इस टाइप में जो हमारे ये लिखने वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर आपसे पूछे तो आपको ऐसे 3 या 4 कारक बता देना है हमारे हड़प्पा सभ्यता के। तो यही था हमारे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी स्टेटेड द हड़प्पा सोसाइटी was organized progressive and disciplined and it is religion life was based on nature and fertility। यानी कि जो हड़प्पा वासियों का समाज था वो था संगठित, समृद्ध और अनुशासित, लेकिन जो उनका धर्म था वो था प्रकृति और उर्वरता पर आधारित। तो जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जो आर्थिक दुर्बलता और जो सामाजिक धर्मस्थता थी, तो स्टूडेंट इन सभी ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। और इन सभी सभ्यता के कारण ही जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता का समाज है, जो उसका धर्म है और उसका जो पतन है, ये तीनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें साथ समझे बिना इस सभ्यता की जो पूरी तस्वीर है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है राइट एन एस्से ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसकी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। और यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कमेंट ऑन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में ही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें बतानी है, सामाजिक, सेकंड आर्थिक और थर्ड हमारी राजनीतिक। तो ये तीनों व्यवस्था के बारे में हमें बताना है प्रारंभिक वैदिक काल में। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द अर्ली वैदिक पीरियड रिप्रेजेंट ए फेज इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द फाउंडेशन ऑफ आर्यन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर लेड। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन था वो तो हो चुका था। तो इस समय हमारा एक सभ्यता थी वो थी हमारा, आप एक तरीके से उसको काल कह सकते हैं, जो था हमारा प्रारंभिक वैदिक काल। तो ये हमारा वो सब था जब लोग प्रकृति के सबसे करीब थे, समाज सरलता और शासन व्यवस्था जनता की आधारित थी। तो इस समय जो सामाजिक समानता, जनजातीय संगठन और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी वो इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य के माध्यम से जो हमें ये काल है इसकी अवस्थाओं का पता चलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी, यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम करते हैं सोशल कंडीशंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक अवस्थाओं को लेकर। तो चलिए प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक अवस्थाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की संरचना। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ट्राइबल इन नेचर, यानी कि स्टूडेंट जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो एक तरीके से जनजातीय समाज था।
तो जो लोग थे वे कुल, ग्राम एवं जन के रूप में रहते थे। तो समाज का जो आधार था वो आप एक तरीके से सामाजिक जीवन या सामूहिकता को भी कह सकते हो। तो समाज की संरचना सामूहिक थी। सेकंड हमारा था वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था। तो द वर्ण सिस्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज फ्लेक्सिबल, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा समय था, इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही लचीली थी। तो जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्टूडेंट इनका जो विभाजन किया था वो कर्म के आधार पर किया गया था, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन ये बाद में चलकर जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पर और कठोर व्यवस्था बन गई थी। तो स्टूडेंट ये जो विभाजन था ये कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। तो इसीलिए समाज में जो लचीलापन और गतिशीलता है वो प्राप्त थी। थर्ड हमारा आता है स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों की स्थिति को लेकर। तो वुमेन एंजॉय ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो प्रारंभिक वैदिक काल था इसमें स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। वे शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, साथ ही यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेती थी। तो घोषा और लोपामुद्रा जो विदुषी स्त्री है वो हमारे इसी काल की एक देन मानी जाती है। तो यही थी हमारी स्त्रियों की स्थिति। फोर्थ हमारा था फैमिली सिस्टम, यानी कि परिवार व्यवस्था। तो जॉइंट फैमिलीज वाज प्रिवलेंट, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली बट ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एक्साइटेड विद इन द फैमिली, यानी कि जो संयुक्त परिवार था वो देखा जाता था इस समय, और पिता ही परिवार का मुखिया होता था। लेकिन सहयोग और आपसी समझ समाज की पहचान मानी जाती थी। तो यही था हमारा परिवार व्यवस्था, प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक अवस्था है जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद सेकंड हमारा था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल की आर्थिक अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो व्यवस्था आती है वो आती है पास्टोरल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था। तो द इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि स्टूडेंट जो इस काल की अर्थव्यवस्था का आधार था वो था पशुपालन, और गाय को धन का प्रतीक माना जाता था, और समाज की वृद्धि पशुओं की संख्या से भी आकी जाती थी। सेकंड हमारा था अर्ली फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का प्रारंभिक रूप। तो एग्रीकल्चर वाज नोन बट रिमेन ए सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि जो कृषि थी वो प्रचलित तो थी लेकिन उसका जो हल का प्रयोग था वो सीमित था, जिससे कि ये गौण अवस्था में भी मानी जाती है। तो स्टूडेंट खेती अभी पूर्ण रूप से इसमें विकसित नहीं हुई थी, फिर भी ये आगे की कृषि व्यवस्था की नींव बना था। थर्ड हमारा आता बार्टर सिस्टम, यानी कि विनिमय प्रणाली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय जो मुद्रा का प्रचलन था वो नहीं था, वस्तुओं के आदान प्रदान से ही जो विनिमय प्रणाली है वो चलती थी। तो आप जैसे उदाहरण के तौर में देखें, अनाज के बदले पशु या दूध के बदले अन्य वस्तुएं उस समय पर दी जाती थी। तो यही था हमारा प्रारंभिक वैदिक काल की आर्थिक अवस्था है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था को लेकर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहला था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक संगठन। तो द किंग वाज द चीफ ऑफ द ट्राइब, यानी कि स्टूडेंट जो प्रारंभिक वैदिक काल था इसमें जो राजा होता था वो जनजाति का प्रमुख होता था, और उसका कार्य था जनता की रक्षा और न्याय स्थापित करना। तो स्टूडेंट राजा जो था वो निरंकुश नहीं होता था, यानी कि उसकी जो शक्ति थी वो सीमित थी। तो यही था हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड अगर हम बात करें सभा एंड समिति, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, वो सभा और समिति के माध्यम से ही निर्णय लेता था। तो इंस्टीट्यूशन सच एज द सभा एंड द समिति प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी हमारे सभा और समिति। तो ये जो समिति होती थी ये जनप्रतिनिधि संस्थाएं होती थी, और राजा इनके सुझाव को ही मानता था। तो इससे हमें जो लोकतांत्रिक तत्व की झलक है, ये जो उसका आभास है वो देखने को मिलता है। तो ये थी सभा एवं समिति। थर्ड हमारा था रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि राजस्व व्यवस्था। तो स्टूडेंट द किंग रिसीव वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बेल, यानी कि कर को बलि कहा जाता था, और ये स्वैच्छिक होती थी, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से देना चाहे वो दे सकता था। तो जनता पर अत्यधिक बोझ इसमें नहीं डाला गया था। तो यही हमारी उस समय की राजस्व व्यवस्था थी। तो यही था हमारा प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीति की एवं अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं द सोसाइटी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड वो सिंपल इक्वलाइजेशन एंड बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा प्रारंभिक वैदिक समाज था वो सरल, समानतावादी और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। तो आर्थिक जीवन में अगर हम देखें तो पशुपालन का महत्व था, राजनीतिक व्यवस्था में जनजातीय और सहभागिता पूर्ण का महत्व था,
तो स्टूडेंट ये सभी कारण थे जिनसे कि जो प्रारंभिक वैदिक काल की जो सभ्यता है वो बहुत ही मजबूत मानी जाती है। तो इसी नींव पर आगे चलकर जो हमारा भारतीय समाज और जो हमारी राज्य व्यवस्था है वो और ज्यादा अधिक संगठित रूप में विकसित हुई थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, मेंशन द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द 16 महाजनपद इन द 6th सेंचुरी बीसीई, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद के उदय के कारण थे वे हमसे पूछा गया है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, एग्जामाइन द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन इन द 6th सेंचुरी बीसीई, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय के कारक भी हमें बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द 6th सेंचुरी बीसीई इज रिगार्डेड एज ए हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि स्टूडेंट आप सोचिए उस भारत को जहां पर छोटे छोटे जनपद थे, जनजातीय शासन था और लोग खेती पशुपालन तक सीमित थे। तो स्टूडेंट लेकिन अचानक से बड़े बड़े राज्य उभरने लगे, शक्तिशाली राजा सामने आए और साथ ही जन्म हुआ हमारे बौद्ध और जैन जैसे नवीन धर्मों का। तो ये जो समय था ये था हमारा छठी शताब्दी का। तो इस समय में 16 महाजनपद का उदय हुआ और दूसरी समय बौद्ध तथा जैन जैसे नवीन धर्मों का। तो ये जो दोनों ही घटनाएं स्टूडेंट ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी भारतीय इतिहास का सबसे परिवर्तन कारी काल माना जाता है। तो स्टूडेंट यही वह हमारी परिस्थितियां है जिन्होंने नवीन धार्मिक आंदोलनों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं कॉजेज फॉर द राइज ऑफ द 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपदों के उदय के कारण। तो चलिए इनके उदय के कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उदय का कारण रहने वाला है वो रहने वाला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का विकास। तो द यूज ऑफ आयरन टूल्स लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सबसे बड़ा जो कारण था वो था हमारे लोहों के औजारों का प्रयोग होना। तो लोहे का जो प्रयोग हुआ उससे जो हमारे हल है वे मजबूत हुए, साथ ही जंगल साफ हुए और खेती का विस्तार हुआ, यानी कि जो अधिक उत्पादन था वो हुआ, जिससे कि स्थायी बस्तियां बसी और स्थायी बस्तियां से हमारे जो बड़े राज्य है उनका निर्माण हो पाया। तो यही था कृषि का विकास। सेकंड आता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड, यानी कि आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार। तो द ग्रोथ ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड लीड टू द इमरजेंस ऑफ टाउन्स, यानी कि जो खेती थी वो तो बढ़ी लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त उत्पादन भी हुआ, जिससे कि जो व्यापार था वो शुरू हुआ और नगरों का उदय होने लगा। तो काशी, मगध, कौशल जैसे जो महाजनपद है ये इस समय पे हमारे व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए थे। तो व्यापारिक समृद्धि ने भी शक्तिशाली महाजनपदों को जन्म दिया था। तो यही था हमारा आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार। थर्ड हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बारे में। तो द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स रिजल्टेड इन पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएटिंग द नीड ऑफ द लार्जर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट जब स्थायी जीवन बसने लगा और भोजन की उपलब्धता भी बढ़ी तो इससे जो जनसंख्या थी वो भी बढ़ने लगी थी। तो जनसंख्या बढ़ी तो जो बड़े राजनीतिक संगठन थे उनकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी। तो स्टूडेंट जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक प्रमुख कारण मानी जाती है। फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक संगठन का विकास। तो ऑर्गेनाइज स्टेट सिस्टम डेवलपमेंट इन पैलेस ऑफ ट्राइबल आर्गुमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट जो जनजातीय व्यवस्था थी वो उस समय कमजोर पड़ गई थी और उसकी जगह उभरी संगठित राज्य व्यवस्था। तो इस समय जो छोटे जनपद थे और जो महाजनपद थे उन दोनों में परिवर्तन हुआ। तो छोटे जनपद महाजनपद बन गए और महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य है। तो स्टूडेंट यही था हमारा 16 महाजनपदों के उदय के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स इन द 6th सेंचुरी बीसीई, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय के कारण। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इतने शक्तिशाली राज्यों के साथ नए धर्म क्यों उभरे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था डिसकॉन्टेंट विद वैदिक रिटुलिज्म, यानी कि वैदिक कर्मकांडों के प्रति असंतोष। तो द कॉमन पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद कॉम्प्लेक्स एनिमल सैक्रिफाइस एंड द डोमिनेंस ऑफ द priestly class leading to the certain simpler religion parties,
यानी कि स्टूडेंट जो जटिल यज्ञ थे, जो बलि प्रथा थी, जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, इससे आम जनता परेशान हो चुकी थी। तो वे चाहती थी एक सरल धर्म, तो उन्होंने एक सरल धार्मिक मार्ग की खोज भी शुरू कर दी थी। सेकंड हमारा था सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता। तो द इंक्रीजिंग रिगेटिव ऑफ द वर्ण सिस्टम एंड द निग्लेक्ट ऑफ द शूद्र क्रिएटेड सोशल डिसकॉन्टिनेंट विच वॉज एड्रेस बाय द न्यू रिलीजन। यानी कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर होती जा रही थी, तो जो शूद्र की अपेक्षा समाज था उसमें अधिक असंतोष जना हुआ, क्योंकि जो शूद्र थे उनका समाज में बहुत ही नीचे स्थान पहुंच चुका था। तो बौद्ध और जो जैन धर्म थे उन्होंने समानता और नैतिकता का संदेश दिया, तो इससे ही हमारे नवीन धर्मों ने भी इसे संबोधित किया। थर्ड हमारा था इकोनॉमिक चेंज यानी कि आर्थिक परिवर्तन। तो द इमर्जेंस ऑफ द मर्चेंट क्लास which favor religion based on non-violence, morality and simple conduct supported the growth of the new religion idea। यानी कि जो व्यापारिक वर्ग था वो अहिंसा, नैतिक आचरण और सरल जीवन चाहता था। तो ऐसा धर्म चाहता था जो कि उसके व्यापार के अनुकूल हो। तो ऐसा जीवन हमारे बौद्ध और जैन धर्म थे उनमें देखा जाता था। तो ये भी हमारे एक नवीन धर्मों के उदय के कारण बने। फोर्थ हमारा था इंटेलेक्चुअल अवेकिंग यानी कि बौद्धिक जागरण। तो अब उपनिषद थिंकिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेशनल इंक्वायरी अट्रैक्टेड पीपल टुवर्ड्स न्यू फिलोसफीज। यानी कि जो उपनिषद चिंतक थे, तर्क और प्रश्न पूछने की जो परंपरा थी वो बढ़ने लगी, तो लोगों को नए विचारों की ओर उस समय आकर्षित किया गया। तो यही थे हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय के कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द महाजनपद एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि महाजनपद और नवीन धर्मों का पारस्परिक संबंध। तो अब इन दोनों का आपसी संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो संबंध आता है वो हमारा आता है रॉयल पैट्रोन यानी कि राजकीय संरक्षण को लेकर। तो रूरल्स ऑफ सर्वाइवल महाजनपद पैट्रोन द न्यू रिलीजन फैसिलिटेटिंग द स्पिरिट एंड ग्रोथ। यानी कि स्टूडेंट मगध जैसे जो महाजनपद थे उनके शासकों ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिससे कि उनका जो प्रचार प्रसार है वो हो सका। तो अशोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है जिन्होंने कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। सेकंड हमारा आता है रोल ऑफ सिटीज यानी कि नगरों की भूमिका। तो डेवलपमेंट अर्बन सेंटर्स बिकम मेजर होप्स ऑफ द न्यू रिलीजन फ्रॉम वर देयर डॉक्ट्रिन्स स्प्रेड वाइडली। यानी कि जो नगर थे वे धार्मिक प्रचार के केंद्र बनने लगे और व्यापारी वर्ग ने भी धर्म को फैलाना शुरू किया, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता रहता था। तो इसी तरीके से जो राज्य और धर्म है वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने। तो यही था हमारा महाजनपद और नवीन धर्मों का पारस्परिक संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द राइज ऑफ द 16 महाजनपद एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स इन द 6th century BCE वर आउटकम्स ऑफ द सेम हिस्टोरिकल कंडीशंस। यानी कि जो 16 महाजनपद का जो उदय है और जो नवीन धार्मिक धर्म थे उनका जो विकास है ये अलग अलग घटनाएं नहीं थी बल्कि एक ही घटना थी। तो कृषि, व्यापार, सामाजिक असंतोष और बौद्धिक चेतना ने मिलकर इस युग को जन्म दिया। तो इस युग ने ही भारतीय इतिहास को एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान करी, जिसका जो प्रभाव है हमारे आने वाली शताब्दियों तक बना रहा। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एवेल्यूएट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्योस, यानी कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है क्राइटिकली एवेल्यूएट द नेचर ऑफ द मौर्यन स्टेट, यानी कि मौर्य राज्य की प्रकृति की भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर हमें उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की प्रकृति के बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत करने से पहले हम जो हमारे जो गिव वे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 गिव वे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब जो हमारे गिव वे के क्वेश्चंस है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहला जो गिव वे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि भारत में नवपाषाण क्रांति का प्रमुख आधार क्या था। तो जब हमारी नवपाषाण क्रांति आई तो उस समय भारत में कौन सी व्यवस्था थी
जो कि प्रमुख आधार के रूप में उभरी। तो भारत में नवपाषाण क्रांति का प्रमुख आधार क्या था, ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था। तो जब हमारा कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक ने उस युद्ध के बाद कौन सी नीति को अपनाया था, वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा संगम साहित्य है स्टूडेंट, तो संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि संगम साहित्य किस भाषा में रचित है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यही थे हमारे 3 क्वेश्चन गिवे के, जो कि मैंने आपसे पूछ लिया है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 6 पे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर नंबर 6 के बारे में। तो आंसर नंबर 6 में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द मौर्य पीरियड इज कंसिडर्ड ए हाईली सिग्निफिकेंट फेज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा मौर्य काल था वो उस समय एक ऐसा काल था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो आप कल्पना कीजिए उस भारत की जहां पर पहली बार पूरा भारत एक ही शासक के अधीन आया, न तो बिखरे हुए जनपद थे और न ही कमजोर शासन। उस समय था एक मजबूत, एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्रीकृत साम्राज्य। तो ये संभव हुआ हमारा मौर्य वंश के कारण ही। तो मौर्य शासक ने ही ये सब किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक जो मौर्य शासक थे, उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करी जो कि प्राचीन भारत की सबसे सशक्त व्यवस्था मानी जाती है। तो स्टूडेंट मौर्य प्रशासन और राज्य की प्रकृति ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक संरचना ही राज्य के स्वरूप को निर्धारित करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो होता है सेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज फुल्ली सेंट्रलाइज, यानी कि जो मौर्य शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी केंद्रीकृत। तो केंद्रीकृत शासन उस समय था तो समाज सर्वोच्च जो सम्राट होता था वो सर्वोच्च शक्ति था, और साथ ही प्रशासन की जो सभी शाखाएं थी वो उसके नियंत्रण में ही रहती थी। तो राजा ही शासन, न्याय, सेना सबका प्रमुख राजा ही होता था। तो ये तो हमारी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। सेकंड आता है ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि संगठित प्रशासनिक तंत्र। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अमात्याज, महामात्याज, जनरल्स एंड अदर ऑफिसर्स मैनेज वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। यानी कि जो मौर्य प्रशासन था वो सिर्फ राजा तक ही सीमित नहीं था। उस समय थे हमारे मंत्री परिषद, हमारे अमात्य, महामात्र और सेनापति। तो प्रत्येक अधिकारी पर अलग अलग कार्य उनको दिया गया था, उनका कार्य स्पष्टता और उन पर कड़ी नियंत्रण यानी कि जो कड़ी निगरानियां वो भी रखी गई थी, जो कि उस समय की जासूसी व्यवस्था के जरिए रखी जाती थी। तो ये था संगठित प्रशासनिक व्यवस्था। फोर्थ आता है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। तो द वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, यानी कि स्टूडेंट जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो बिना विभाजन के संभव ही नहीं था। तो साम्राज्य जो थे उनको प्रांतों में बांटा गया था। तो प्रत्येक प्रांत का एक प्रमुख होता था जिसे कुमार या उच्च अधिकारी कहा जाता था। तो गांव स्तर पर तक प्रशासनिक नियंत्रण माना जाता था, जिससे कि जो ग्रामीण प्रशासन है वो संभला और शासन भी मजबूत बना। तो यही था हमारा प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। फोर्थ आता है जस्टिस एंड पनिशमेंट सिस्टम, यानी कि न्याय एवं दंड व्यवस्था। तो ए स्ट्रिक्ट पेनल सिस्टम प्रिवेल्टेड इन द मौर्य पीरियड, यानी कि जो हमारा मौर्य काल था इसमें कानून सख्त थे और दंड भी कठोर थे। तो उद्देश्य इनका यही था कि जो हमारा अपराध है वो रुके और व्यवस्था बनी रहे। तो इसीलिए न्याय एवं दंड व्यवस्था इस समय रखी गई थी। तो यही था हमारा फोर्थ। फिफ्थ हमारा आता है इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि गुप्तचर प्रणाली, जो कि मैंने अभी आपको बताई, जो कि आप एक तरीके से जासूसी व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो ए रोब्यूस्ट एक्सपोजिट नेटवर्क वाज ए की फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मौर्य प्रशासन की रीढ़ थी वो थी गुप्तचर प्रणाली। तो गुप्तचर प्रणाली क्या थी? तो गुप्तचर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जो कि अधिकारी, जनता और व्यापारी इन सभी पर निगरानी रखती थी, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी नियंत्रण बना रहता था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेचर ऑफ द मौर्य स्टेट, यानी कि मौर्य राज्य की प्रकृति को लेकर।
तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि मौर्य राज्य कैसा था। तो सबसे पहला था वो ऑटोक्रेटिक स्टेट यानी कि सर्वसत्तात्मक राज्य। द मौर्य स्टेट वॉज हाईली ऑटोक्रेटिक यानी कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य था वो था सर्वसत्तात्मक। तो सम्राट की जो शक्ति थी वो असीम थी, अंतिम निर्णय भी सम्राट के पास ही होता था। तो इसीलिए जो मौर्य साम्राज्य उसको सर्वसत्तात्मक राज्य भी कहा जाता है। तो राजा ही प्रशासन, न्याय और सेना का सर्वोच्च नियंत्रक होता था। सेकंड हमारा था वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो पार्टिकुलरली ड्यूरिंग अशोक रिजाइन द स्टेट टुक ए वेलफेयर एंड ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि जो हमारा अशोक का काल था उसमें जो राजा का स्वरूप था और राज्य का जो स्वरूप था वो बदलने लगा था। तो इस समय जो राज्य होता था वो प्रजा कल्याण के लिए, जनहित के लिए, नैतिकता के लिए कार्य करता था और यही शासन का मुख्य उद्देश्य होता था। तो ये राज्य को कल्याणकारी भी बनाता है। थर्ड हमारा था रिलीजन बेस्ड गवर्नेंस यानी कि धर्म आधारित शासन। तो स्टेट फंक्शनिंग वॉज ग्राउंडेड इन इथिकल प्रिंसिपल्स। धर्म was a used as a means of social discipline and administrative control यानी कि जो अशोक था उन्होंने धर्म को नैतिक सिद्धांत बनाया और हिंसा के स्थान पर अहिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो जिससे कि जो धर्म है वो सामाजिक अनुशासन का साधन भी बना। तो यही था हमारे मौर्य राज्य की प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव अप्रोच यानी कि सकारात्मक पक्ष के बारे में। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ओरिएंटेड, डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव यानी कि जो आपका मौर्य प्रशासन था वो अत्यधिक संगठित प्रशासन था और सुदृढ़ कानून व्यवस्था उसमें देखी जाती थी। तो विशाल साम्राज्य में स्थिरता भी थी और साथ ही जन कल्याण पर भी इसमें जोर दिया गया था। तो ये जो मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो मानी जाती है। तो यही था हमारा सकारात्मक पक्ष। अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि नकारात्मक पक्ष की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स एंड बर्डनसम यानी कि अत्यधिक जो केंद्रीकरण था और जो कठोर दंड व्यवस्था थी और जो भारी प्रशासनिक खर्च था, इससे जो जनता थी वो असंतुष्ट थी। तो इससे जनता पर बोझ भी बढ़ा। तो स्टूडेंट ये हमारा नकारात्मक पक्ष इसका रहा। थर्ड की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यानी कि दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हैवली डिपेंडेड ऑन द पर्सनल कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्पायर यानी कि जो व्यवस्था शासक की क्षमता थी वो निर्भर करती थी। तो कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण जो ये प्रणाली है ये लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकी। तो ये था हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड इन एंशिएंट इंडिया यानी कि जो हमारा मौर्य प्रशासन है वो सबसे संगठित और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है। तो भले ही स्टूडेंट इसमें केंद्रीकृत सर्वसत्तात्मक थी लेकिन कुछ हद तक ये बहुत ही सही था। फिर भी इसने जो भारतीय प्रशासनिक परंपरा है उसको एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो मौर्य साम्राज्य ने ही शक्ति, संगठन और नैतिकता का एक ऐसा उदाहरण दिया जो कि भारतीय इतिहास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा ऑप्शन हार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द न्योलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया यानी कि नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता पूछी गई है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है राइट एन एस्से ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टूल प्रोडक्शन इन द नेलोथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल में जो वाद उत्पादन था उसके आरंभ के बारे में भी हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द न्यूलिथिक पीरियड इज कंसिडर्ड ए रेवोल्यूशनरी फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि जो हमारा नवपाषाण काल था वो मानव सभ्यता का एक क्रांतिकारी चरण माना जाता है। तो स्टूडेंट सोचिए एक ऐसा समय भी था जब इंसान न केवल शिकार करता था, जंगलों से भोजन भी जुटाता था, लेकिन फिर एक दिन उसने बीज बोया, जानवरों को पालतू बनाया और वहीं से शुरू हुई हमारे सभ्यता की असली यात्रा और ये था हमारा नवपाषाण काल। तो इसमें घुमंती जीवन को त्याग कर जो स्थायी निवास था वो रखा गया। तो कृषि, पशुपालन ये सब का आरंभ हमारे इसी काल में हुआ। तो ये जो नवपाषाण संस्कृति थी वो केवल भौतिक जीवन में नहीं बल्कि जो हमारा वाद उत्पादन की शुरुआत है उसके माध्यम से भी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी दिखाती है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, यानी कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो चलिए प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो है बिगिनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, यानी कि स्थायी निवास की शुरुआत। तो ह्यूमन एस्टेब्लिश परमानेंट विलेज ड्यूरिंग द नेलोथिक पीरियड, यानी कि नवपाषाण काल में जो इंसान था उसने घुमंतु जीवन को छोड़कर जो स्थायी जीवन था, जो स्थायी ग्राम थी, उनकी स्थापना की। तो गांव की स्थापना हुई, कच्ची मिट्टी, लकड़ी और कच्ची ईंटों के जो घर थे वे बनाए गए। तो ये जो सभ्यता की पहली सीढ़ी है वो मानी जाती है। तो स्थायी निवास की शुरुआत इसकी प्रमुख विशेषता पहली थी। सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का विकास। तो स्टूडेंट जब इंसान एक जगह पर रहने लगा तो वो किस कारण से रहता होगा, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था खेती यानी कि कृषि। तो जब तक उसकी जो फसल थी वो उपजाऊ नहीं होती थी तब तक उसको लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस काल की जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी कृषि। तो गेहूं, जौ, चावल, इन सभी की खेती होती थी। तो खेती से भोजन की सुरक्षा हुई और जो समाज है वो स्थिर हुआ, जिससे कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन का विस्तार। तो स्टूडेंट इस समय जो इंसान था उसने कृषि तो करनी शुरू कर दी, लेकिन जो भी वह गाय भैंस रखता था, जो पशुपालन करता था, तो उसके लिए वो एक तरीके से आप सुरक्षा के तौर पे जो कुत्ता का पूर्वज था उसको रखता था। तो ह्यूमंस बिगिन डेमोस्ट्रेटिंग एनिमल्स सच एज काउ, शिप्स एंड गोट्स। तो इंसान ने गाय, भेड़, बकरी इन सभी को पालतू बनाना शुरू किया। इससे उसे दूध, मांस एवं अन्य संसाधन भी मिले, जिससे कि जो जीवन है उसका वो आसान होता चला गया। फोर्थ आता पॉलिश स्टोन टूल्स, यानी कि पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। तो स्मूथ एंड पॉलिश स्टोन टूल्स बिगन टू बी यूज, इंप्रूविंग इफिशिएंसी इन डेली टास्क। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा नवपाषाण काल था, इस समय के जो पत्थर थे या जो पत्थर के औजार थे वे घिसे हुए, चमकाए हुए पत्थर के बनाए जाने लगे। तो जैसे कि अगर आप देखें जो कुल्हाड़ी और हाशिया थे वे बहुत ही पेने हो गए थे, जिससे कि जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ी और उत्पादन क्षमता भी बढ़ने लगी। तो यही थे हमारे भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बिगिनिंग ऑफ टूल प्रोडक्शन इन द नेलोथिक पीरियड, यानी कि नवपाषाण काल में बाद उत्पादन का आरंभ। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर। ह्यूमंस बिकम प्रोडक्शन रेदर देन ओनली कंज्यूमर, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा नवपाषाण काल था इसमें मानव केवल उपभोगकर्ता ही नहीं रह गया था बल्कि वो एक उत्पादक भी बन गया था। तो कृषि और पशुपालन से जो अधिशेष उत्पादन है वो भी संभव हो पाया। सेकंड हमारा आता है क्रिएशन ऑफ इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स, यानी कि उपकरणों एवं औजारों का निर्माण। तो एक्सेस, सिकल्स एंड ब्लेड्स, यानी कि जो हमारे बर्तनों का निर्माण था वो होने लगा। साथ ही खेती के लिए हाशिया, कुल्हाड़ी और फलक बनाए जाने लगे। तो औजार बनाना भी उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। थर्ड हमारा आता है पोट्री मेकिंग, यानी कि मृद भांड निर्माण। तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे इस समय, जो कि भोजन संग्रह और पकाने में सुविधा प्रदान करते थे। तो ये हमारे एक तरीके से तकनीकी विकास का संकेत भी देता था। फोर्थ हमारा था डेवलपमेंट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन का इस समय विकास हुआ। तो विद इंक्रीज प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर एमर्जेंट इन सोसाइटी, यानी कि अब जो समाज था वो किसान, पशुपालक और कारीगर अलग अलग वर्ग में उभर गया था। तो उत्पादन बढ़ने के साथ जो श्रम विभाजन था वो भी बढ़ा। तो कुछ लोग कृषि, कुछ लोग पशुपालन और कुछ लोग औजार निर्माण में लग गए थे। तो यही हमारी सामाजिक संरचना की शुरुआत भी थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नवपाषाण काल में वाद उत्पादन का आरंभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन का विकास। तो परमानेंट सेटलमेंट्स एंड प्रोडक्शन लेड टू मोर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, यानी कि जो स्थायी जीवन था उससे जो परिवार है वो मजबूत हुआ और समुदाय का विकास हुआ। तो पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन सुदृढ़ हुआ, जिससे कि जो समाज था वो अधिक संगठित बन गया था। सेकंड आता है कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि सांस्कृतिक चेतना। तो आर्ट, सिंबॉलिक साइंस,
एंड रिलीजन बिलीफ डेवलप विच बिकम आइडेंटिफाई फॉर न्यूलिथिक कल्चर। यानी कि जो प्रतीक चिन्ह थे, जो प्रारंभिक कला थी, जो धार्मिक विकास थे, वे सभी बढ़े, जिससे कि जो नव संस्कृति की पहचान है वे बनने लगे थे। तो यही था हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं द न्यूलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडियन रिप्रेजेंट ए डिसीव टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि जो नव पाषाण काल है वो मानव इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी काल में हमारी कृषि शुरू हुई, पशुपालन विकसित हुआ और उत्पादन की अवधारणा आई। तो यही जो परिवर्तन था स्टूडेंट, यही हमारा आगे चलकर जो नगर सभ्यता है और जो हमारा संगठित समाज था उसकी एक नींव बना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नवपाषाण क्रांति के बिना जो सभ्यता की कल्पना है वो भी नहीं की जा सकती। तो बाद उत्पादन मानव सभ्यता के विकास क्रम को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया राइट एन एस्से ऑन अशोक धम्म पॉलिसी, यानी कि अशोक के धम्म नीति के बारे में बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और के पूछा गया डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म की विशेषता के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका इज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट एरा ऑफ मोरल रिलीजन एंड सोशल अवेयरनेस इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि स्टूडेंट इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे शासक थे जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि विचारों से शासन किया। तो ऐसे में जो हमारे मौर्य सम्राट अशोक है वे भी आते हैं। तो स्टूडेंट कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने जहां पर हजारों लोग मारे गए थे, वहीं पर अशोक के मन में एक गहरा पश्चाताप पैदा हुआ और से उन्होंने धम्म की नीति को अपनाया। तो स्टूडेंट ये जो नीति थी ये मानव कल्याण और नैतिक आचरण पर आधारित थी, और ये हमारी बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी देखी जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ अशोक धम्म पॉलिसी, यानी कि अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का सिद्धांत। तो द कोर ऑफ अशोक धम्म पॉलिसी वाज ए नॉन वायलेंस, यानी कि धम्म जो नीति का सबसे बड़ा आधार था वो था अहिंसा। तो उन्होंने युद्ध का त्याग किया, पशु बलि का विरोध किया और हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। तो अशोक ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि इसे अपने शासन में लागू भी किया। तो सबसे पहला विशेषता अहिंसा का सिद्धांत ही थी। सेकंड आता है ह्यूमैनिटी एंड कॉम्पैशन, यानी कि मानवता एवं करुणा। तो धम्म इम्पेजिस काइंडनेस, कॉम्पैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो धम्म नीति है वो कहती है कि सभी प्राणियों के प्रति दया रखिएगा, करुणा रखिएगा और रोगियों और गरीबों की सेवा कीजिएगा। तो अस्पताल, वृक्षारोपण और जलाशयों का निर्माण हमारे इसी सोच का एक परिणाम थी। थर्ड आता है रिलीजन टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। तो अशोक एडवोकेटेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड इनकोरेज म्यूचुअल टॉलरेंस अमोंग देम, यानी कि अशोक ने कहा कि सभी धर्म आदरणीय है। तो ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, जैन हो, अन्य संप्रदाय हो, किसी पर भी धर्म थोपा नहीं गया। तो उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और परस्पर सहिष्णुता बनाए रखने पर जोर दिया। फोर्थ आता है इथिकल कंडक्ट, यानी कि नैतिक आचरण। तो की एलिमेंट्स ऑफ धम्म को इंक्लूडेड रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, सर्वाइंग टीचर्स, स्पीक द ट्रूथ एंड लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ, यानी कि जो धम्म नीति है उसमें जोर दिया गया नैतिक आचरणों पे, जैसे कि माता पिता का सम्मान, गुरुओं की सेवा, सत्य बोलना, संयमित जीना। तो ये हमारे एक नैतिक आचार संहिता भी मानी जाती है। तो यही था हमारा नैतिक आचरण। फिफ्थ हमारा आता है प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंशन, यानी कि प्रचार एवं क्रियान्वयन। तो अशोक अपॉइंटेड धम्म महात्मास टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्म अमंग द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जो अशोक था उन्होंने धम्म महामात्र भी नियुक्त करे, शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने धम्म का प्रचार किया। तो ये जनता जो नीति थी ये जनता तक सीधे पहुंचने लगी। तो यही थी हमारे अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन फीचर्स ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताओं को लेकर। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता आती है वो आती है फोर नोबल ट्रूथ, यानी कि 4 आर्य सत्य को लेकर।
तो सफरिंग इट कॉज इट क्रिएशन एंड द पाथ ऑफ द इट क्वेश्चन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। यानी कि बौद्ध धर्म का जो आधार था वो था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ये जो चार आर्य सत्य थे ये हमारे बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सेकंड आता है एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए जैसे कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रम, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। तो इन सभी के मार्ग को अपनाने का रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सही दृष्टि, सही आचरण, सही आजीविका यही हमारे मोक्ष का मार्ग है। थर्ड हमारा आता है नॉन वायलेंस एंड कॉम्पेंशन यानी कि हिंसा एवं करुणा। तो अहिंसा एंड अपोजिशन टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स होल्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम और हिंसा का पूर्ण विरोध किया। तो ये जो धम्म नीति से इसका जो संबंध है वो हमें दिखाता है। फोर्थ हमारा था ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। तो बुद्धिज्म सपोर्ट सोशल इक्वालिटी एंड ऑपोजिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। तो जन्म आधारित भेदभाव का इन्होंने विरोध किया तथा समानता पर जो सामाजिक समर्थन थी उसका समर्थन किया। तो इससे जो आम जनता थी वो आकर्षित हुई। तो यही थे हमारे बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन फीचर्स ऑफ जैनिज्म यानी कि जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की मुख्य विशेषता। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो होता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का कठोर पालन। तो जैनिज्म कंसीडर अहिंसा एज द हाईएस्ट ड्यूटी एंड इम्प्रेजेस इट्स रिलीजन प्रैक्टिस। यानी कि जो जैन धर्म था उसमें ही अहिंसा सर्वोच्च धर्म थी। तो विचार, वाणी, क्रम तीनों में जो अहिंसा थी वो आवश्यक मानी जाती थी और इनके कठोर पालन पर इसमें बल दिया गया। थर्ड हमारा आता है थ्री ज्वेल्स यानी कि त्रिरत्न सिद्धांत। तो मोक्ष के लिए उन्होंने बताया सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इन सभी को ही उन्होंने मोक्ष के लिए आवश्यक बताया। मोक्ष का मार्ग ही उन्होंने त्रिरत्न सिद्धांत को बताया। थर्ड हमारा आता है ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिटेनेंट यानी कि तप और संयम। तो इंद्रिय संयम, तपस्या, संन्यास इन सभी को उन्होंने आत्मशुद्धि का मार्ग माना। तो तप, संयम और त्याग को अनिवार्य आत्मशुद्धि के लिए माना गया। फोर्थ आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म यानी कि कर्म सिद्धांत। तो द प्राइमरी एम ऑफ जैनिज्म इज लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्म यानी कि कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म से ही मुक्ति संभव है। ये जैन दर्शन का मूल उद्देश्य था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं अशोक धम्म पॉलिसी वाज नॉट मेरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल बट ए ब्रॉड मोरल एंड सोशल फिलोसफी। यानी कि जो हम अशोक की धम्म नीति के बारे में बात करते हैं तो वो एक शासन नीति ही नहीं थी बल्कि वो एक मानव कल्याण का दर्शन भी थी। तो ये जो नीति थी ये अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता पर आधारित थी जो कि बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित थी। तो इसलिए स्टूडेंट जो अशोक है, बौद्ध है और जो जैन है इन सभी ने ही मिलकर भारतीय इतिहास को नैतिकता, शांति और सह अस्तित्व की एक नई दिशा दी। तो इसी कारण अशोक को केवल महान शासक ही नहीं बल्कि जो महान मानव है वो भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ तमिलकम बेस्ड ऑन संगम लिटरेचर। यानी कि संगम साहित्य के आधार पर जो तमिलकम है उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हमें बताना है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड कल्चर रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर। यानी कि संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं संस्कृति के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे संगम लिटरेचर इज ए मेजर लिटरेरी सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट साउथ इंडियन पार्टिकुलरली तमिलकम। यानी कि जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर उत्तर भारत का इतिहास सामने आता है। तो स्टूडेंट दक्षिण भारत में भी एक समृद्ध, सजीव और सशक्त सभ्यता थी जिसकी जो आत्मा है वो मिलती है हमें हमारे संगम साहित्य में। तो राजाओं की जो वीरता थी, जो उस समय के प्रेम की कोमल भावनाएं थी, जो व्यापार की समृद्धि थी और सामान्य जन का जीवन था, वो सभी का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। तो संगम साहित्य के आधार पर जो तमिलकम की राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां और समाज संस्कृति है उसको हम समझ सकते हैं।
तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ तमिलकम बेस्ड ऑन संगम लिटरेचर, यानी कि संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। तो सबसे पहली जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसको समझने से पहले आप समझिएगा कि संगम साहित्य आखिर था क्या। तो स्टूडेंट, संगम साहित्य के अगर हम बात करें तो संगम साहित्य का अर्थ था विद्वानों का सम्मेलन, यानी कि तमिल विद्वानों की एक सभा जहां पर कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो इन्हीं रचनाओं का जो संकलन है वो हमारे संगम साहित्य में मिलता है। तो इसका जो समय था स्टूडेंट वो था हमारा 300 से ईसा 300 तक, ईसा पूर्व 300 से ईसा 300 तक। तो ये जो काल था ये दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो स्टूडेंट चलिए उस समय की हमारी जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला था स्टेट सिस्टम यानी कि राज्य व्यवस्था को लेकर। तो तमिलकम वाज मेनली रूल बाय 3 पावरफुल डायनेस्टिक्स, यानी कि जो तमिलकम था वो 3 शक्तिशाली राजवंश उसमें माने जाते थे। फर्स्ट चोल, सेकंड चेर और थर्ड पांड्या। तो यही हमारे क्षेत्रीय सत्ता के केंद्र थे और इस समय जो राजा था उसको न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक माना जाता था। सेकंड हमारा आता है वॉर्स एंड वॉलोर, यानी कि युद्ध और वीरता। तो संगम लिटरेचर प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर्स, वॉलर, कोर्जिट एंड सैक्रिफाइस, यानी कि जो हमारा संगम साहित्य था उसमें युद्ध के बारे में भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने ही वीरता, पराक्रम और बलिदान को बताया। तो राज्य की प्रतिष्ठा उसकी सैन्य शक्ति से इस समय जुड़ी हुई थी। थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था। तो स्टूडेंट, राजा अकेले ही शासन नहीं करता था, उसकी सहायता के लिए जो मंत्री थे, जो सेना नायक थे, वे सभी होते थे। और इस समय की जो शासन व्यवस्था थी, जो गवर्नेंस था वो पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड था, यानी कि जन कल्याण पर आधारित था। तो राजा की जो सुरक्षा थी वो प्रजा की सुरक्षा के लिए ही देखी जाती थी। तो राजा का प्रमुख कर्तव्य था प्रजा की सुरक्षा करना। तो यही था हमारा संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की राजनीतिक परिस्थितियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ तमिलकम बेस्ड ऑन संगम लिटरेचर, यानी कि संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में। तो सबसे पहली जो आर्थिक परिस्थितियां आती है वो होती है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो एग्रीकल्चर फॉर्मेट द बैकबोन ऑफ तमिलकम इकोनॉमी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी तमिलकम की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो था कृषि। तो कृषि था, इस समय पर धान, गन्ने और अन्य फसलों की खेती होती थी तथा सिंचाई व्यवस्था भी होती थी। सेकंड आता ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार एवं आंध्र वाणिज्य। तो इस समय जो व्यापार था वो आंतरिक भी होता था और समुद्री व्यापार भी, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही व्यापार इस समय होते थे। तो विदेशी व्यापार से समृद्धि आई। तो बंदरगाह भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के केंद्र इस समय बन गए थे। थर्ड आते लेबर एंड प्रोडक्शन, यानी कि श्रम एवं उत्पादन। तो जो कारीगर होते थे, जो कृषक होते थे, इन सभी के जो आर्थिक जीवन के प्रमुख अंग थे वो बन चुके थे। तो वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प का भी इस समय विकास हुआ। तो यही था हमारा संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की आर्थिक परिस्थितियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोसाइटी एंड कल्चर रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर। तो स्टूडेंट, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं संस्कृति को देख लेते हैं। तो समाज और संस्कृति को देखने से पहले अगर आप बात करें तो स्टूडेंट जो हमारा संगम साहित्य था ये हमारा तमिल भाषा में लिखा गया है। तो सबसे पहले जो समाज एवं संस्कृति आती है वो आती है सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना। तो इस समय जो सोसाइटी थी वो थी डिवाइडेड, यानी कि वर्गों में विभाजित। तो जो सामाजिक और गतिशीलता है वो इस समय मिलती है। तो वीरों, कवियों और विद्वानों को सम्मान इस समय बहुत ज्यादा मिलता था। थर्ड हमारा आता है स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें तो स्त्री की स्थिति भी काफी हद तक ठीक थी। वे शिक्षा, कविता और सामाजिक जीवन में भी भूमिका निभाती थी। थर्ड आता है रिलीजन, बिलीफ्स एंड कल्चर, यानी कि जो प्रकृति पूजा, जो वीर पूजा और जो लोक विश्वास था वो उस समय चलते थे और नृत्य, संगीत आदि को भी जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं संस्कृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं संगम लिटरेचर प्रेजेंट ए
विविड पिक्चर ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ तमिलकम। यानी कि संगम साहित्य केवल एक साहित्य नहीं है, वो प्राचीन दक्षिण भारत का एक जीवंत इतिहास है, जिससे कि हमें पता चलता है हमारी सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, समृद्ध अर्थव्यवस्था और सुसंपन्न संस्कृति वाला क्षेत्र। तो संगम साहित्य एक इतिहास का स्रोत ही नहीं बल्कि तत्कालीन समाज की चेतना, मूल्य और जीवन की दृष्टि भी है। तो संगम साहित्य के बिना जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो अधूरा और अपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए इतिहासकार इसे इतिहास की आत्मा भी कहते हैं। तो इसके तमिलकम के अध्ययन में जो संगम साहित्य का स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है ब्राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली आता ही आता है। आपसे कुछ शब्द दे दिए जाएंगे जिसपे आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको टिप्पणी किस तरीके से लिखनी है। तो हमें इसमें कुछ शब्दों पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि रॉक आर्ट, कॉपर स्टोन कल्चर, मेगालिथिस एंड सत्यवान सातवाहन डायनेस्टी। तो चलिए स्टूडेंट एक एक करके सब पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है रॉक आर्ट, यानी कि शैल कला। तो स्टूडेंट ये हिंदी मीडियम में थोड़ा रिप्रिंट हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इंग्लिश मीडियम के माध्यम से समझिएगा, मैं इससे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप रॉक आर्ट का लिखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे रॉक आर्ट रेफर टू पेंटिंग एंड केविंग मेड ऑन रॉक्स बाय प्री एथिक ह्यूमंस। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा इतिहास था, जो हमारी शैल कला थी, उस समय इंसान जब लिखना नहीं जानता था तब उसने चित्रों के माध्यम से बोलना सीखा। तो ये जो चित्रों के माध्यम से बोलने की जो कला थी ये थी हमारी शैल कला। तो इस समय गुफाओं और चट्टानों पर चित्र बनाए जाते थे, शिकार, नृत्य, पशु और मानव आकृति उसमें देखने को मिलती थी। तो भीमबेटका हमारा इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है। सेकंड हमारा आता है मेन फीचर्स। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि जो एनिमल और शिकार करते हुए जो सीन थे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी, वे सभी इस समय देखने को मिलते थे। साथ ही रिलीजन एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस मिलते थे, जो हमारे रिलीजन्स, धर्म आधारित और जो हमारे चिन्ह होते थे वे सभी मिलते थे। तो सम पेंटिंग्स इंडिकेट रिचुअल्स, फर्टर्निटी सिंबल्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। थर्ड आता है मैट्रिकल स्यूर्स, यानी कि जो पेंटिंग थी उसमें रेड और जी, यानी कि जो हमारा अलग अलग कलर के जो रंग होते थे, तो रंगों का जो तरीका होता था स्टूडेंट वो मिलता था हमें। जैसे कि लाल कलर के लिए कर लिया गया, जो टमाटर है उसको उपयोग कर लिया गया। तो इस समय जो हमारी शैल कला है वो हमें बताती है कि आदिम मानव का जीवन कैसा था, उसकी कल्पना शक्ति कैसी थी और उसकी सांस्कृतिक चेतना थी। तो यही हमारे मानव इतिहास की पहली अभिव्यक्ति भी मानी जाती है। तो लोकेशन होती थी स्टूडेंट मेन इन केव्स, यानी कि गुफाओं के अंदर, रॉक शेल्टर जो हमारे पत्थर की जगह होती थी। तो स्टूडेंट ये हमारी कुछ मुख्य विशेषता थी तो जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप एक कंक्लूजन करके लिख देंगे जिसमें आप लिखेंगे रॉक आर्ट सर्व्स ए क्रूशियल सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन कल्चर। यानी कि जो हमारे शैल कला है वो हमारे प्राचीन इतिहास को समझने की, जो हमारे मानव इतिहास था उस समय की जो सांस्कृतिक सोच थी उसको समझने का एक प्रमुख माध्यम भी माना जाता है। तो यही थी हमारे रॉक आर्ट शैल कला। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कॉपर स्टोन कल्चर, यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृतियों के लेकर। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द कॉपर स्टोन कल्चर मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द नेथोलिक टू द ब्रोंज एज। यानी कि स्टूडेंट ये हमारा वो समय था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग शुरू किया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं ताम्र प्लस पाषाण, यानी कि ताम्र पाषाण। तो खेती और पशुपालन का स्टूडेंट इस समय विकास हुआ। तो यूज ऑफ कॉपर टूल हुए, तो जो हमारे ताम्र के, जो हमारे तांबे की जो वस्तुएं थे उनका उपयोग हुआ, जिससे कि जो हमारी खेती थी वो भी बढ़ी। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हस्बेंड्री, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जो शिकार था वो भी बढ़ा। तो इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक एंड डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स। थर्ड हमारा था पोट्री एंड सेटलमेंट्स, यानी कि जो हमारी पेंटेड पोट्री होते थे, जो हमारे मृद भांड होते थे, वे भी इस समय उभरे और साथ ही परमानेंट विलेज भी बनने लगे। फोर्थ आता ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप, यानी कि जो हमारा व्यापार था वो भी बढ़ा। तो जो हमारे मृद भांड थे वे एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगे।
तो स्टूडेंट यही हमारे उस समय की मुख्य विशेषता थी। तो खेती और पशुपालन का विकास हुआ, मिट्टी के चित्रित बर्तन बने, आहार कायता मालवा प्रमुख संस्कृतियों के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये जो काल था ये नवपाषाण और कांस्य युग के बीच के एक प्रमुख कड़ी माना जाता है। तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे कॉपर स्टोन कल्चर रिप्रेजेंट early टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द इमरजेंस ऑफ ए मोर कॉम्प्लेक्स सेटल लाइफस्टाइल इन एंसेंट इंडिया। तो यही था स्टूडेंट हमारा कॉपर स्टोन कल्चर। इसके बाद थर्ड हमारा आता है मेगालिथिस यानी कि महापाषाण को लेकर। तो जो महापाषाण था वो हमारा एक ऐसा समय था जब इंसान ने अपने मृतकों को सम्मान देना सीखा, और उस समय जो हमारे विशाल पत्थरों की कब्रें थी वे बनाई गई। तो मेगालिथिस रिफर टू लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ्टन यूज्ड इन ए बुरल साइट इन प्री हिस्ट्री इंडिया। तो मेन फीचर्स स्टूडेंट क्या थी, इस समय पे जो मेगालिथिस थे वे अलग अलग भागों में बटे हुए थे, यानी कि स्टूडेंट डोमेन्स हो गए, स्टोन सर्कल हो गए, मेन रिस हो गए या केन्स हो गए। इसी तरीके से फूनरी पर्पज की बात करें तो जो मोस्टली लोग थे वे बड़े पत्थरों से बनी समाधियां बनाते थे, और दक्षिण भारत में ये जो प्रथा थी ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। तो लौह औजारों का भी इस समय बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। तो कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लार्ज स्टोन इमरजेंस सिस्टमेटिकली शोइंग एडवांस कंस्ट्रक्शन स्किल। तो जो लौह औजार बने उनसे जो हमारा कंस्ट्रक्शन काम था वो भी तेजी से होने लगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करें, इंडिकेट बिलीफ इन द आफ्टर डेथ एंड सोशल हार्चरी, यानी कि जो मृत्यु के बाद जीवन का जो विश्वास था वो भी हमारी महापाषाण संस्कृति में रखा जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो हमारी कब्रें होती थी उस कब्रों में जो व्यक्ति थे उसके साथ साथ उसकी जो प्रिय वस्तु थे उनको भी दफना दिया जाता था। तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे मेगालिथिक प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो स्टूडेंट यही था हमारा मेगालिथिक। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सातवाहन डायनेस्टी यानी कि सातवाहन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे द सातवाहन रूल द डिसिन रीजन आफ्टर द मौर्यज एंड प्ले ए की रोल इन कंसोलिडेटिंग पॉलिटिकल पावर एंड प्रमोटिंग कल्चर, यानी कि मौर्य के बाद जो दक्षिण और दक्कन था उसमें जो सबसे शक्तिशाली वंश था वो था सातवाहन। तो मेन फीचर स्टूडेंट इसके यही थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, रिलीजन टॉलरेंस एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। तो स्टूडेंट सातकर्णी प्रमुख शासक रहा इसका, व्यापार और नगरों का उसने विकास किया, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की उसने संरक्षण प्राप्त किया। तो सातवाहनों ने ही रोमन व्यापार को बढ़ावा दिया और दक्षिण भारत को राजनीतिक स्तर दी। तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे द सातवाहन डायनेस्टी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन एंशिएंट साउथ इंडिया। तो ये हमारे दक्कन का स्वर्ण काल भी स्टूडेंट माना जाता है। तो सैल काला ने मानव कला की पहली आवाज दी। इसी साथ ही ताम्रपाषाण संस्कृति ने तकनीकी विकास दिखाया, और महापाषाण संस्कृति ने धार्मिक सोच को उजागर किया, और सातवाहन शासक ने दक्षिण भारत को राजनीतिक पहचान दी। तो ये सभी विषय मिलकर भारतीय इतिहास के एक मजबूत और जीवंत तस्वीर बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा सातवाहन वंश जो कि मैंने आपको बता दिया, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम earliest टाइम्स अप टू C300 ई सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप भी फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।